हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा में क्या देख रहे हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा में हमने आप लोगों को पिछली कक्षा में हाई कोर्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। अब हाई कोर्ट के बाद हम अपना अगला कदम रखने वाले हैं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। आज की पूरी कक्षा किस पर करने वाले हैं? अधीनस्थ न्यायालय। तो देर न करते हुए, समय को बचाते हुए या समय का सदुपयोग करते हुए मेरे दोस्त, अब हम लोग अगला कदम रखने वाले हैं अधीनस्थ न्यायालय। किधर पढ़ेंगे? तो आज की कक्षा हो जाएगी अधीनस्थ न्यायालय की कक्षा। किसकी कक्षा हो जाएगी दोस्त? अधीनस्थ न्यायालय। आज की कक्षा होने वाली है अधीनस्थ न्यायालय की कक्षा। ठीक है, आइए देखिए। न्यायालय यानी न्यायिक व्यवस्था में आप लोगों को हमने शुरू में ही बता दिया था कि न्यायिक व्यवस्था का यह तीसरा चरण होगा। सबसे पहले हम लोग देखें सुप्रीम कोर्ट को, बाद में देखें क्या हाई कोर्ट, फिर इसके बाद देख रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में यह तीसरा चरण है। इसके बाद आ जाएगा ग्राम न्यायालय। ठीक है, इस सब हमने आप लोगों को न्यायालय, यह हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन यानी परिचय वाली कक्षा में सबसे पहले जब हमने क्या किया था, भारतीय न्यायपालिका का सामान्य परिचय या विशेष परिचय कह लीजिए। बस केवल सामान्य परिचय हम लिखे ही रहते हैं, विशेष परिचय ही करा देते हैं दोस्त। तो देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में यह या भारतीय न्यायिक व्यवस्था के चरण में यह अधीनस्थ न्यायालय तीसरे चरण पर आता है। ठीक है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में हर एक तथ्य को बताया। हाई कोर्ट का हर एक तथ्य बता दिया। हाई कोर्ट का मिलता जुलता हिस्सा जो आपके सुप्रीम कोर्ट के साथ था उसको भी हमने बता दिया। तो आज की कक्षा किस पर होने वाली है? अधीनस्थ न्यायालय पर होगी। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के तीसरे चरण पर, किस चरण पर? तीसरे चरण पर 1, 2 और 3। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के तीसरे चरण पर एक पड़ता है क्या? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए अधीनस्थ न्यायालय के बारे में आज चर्चा करते हैं अच्छी प्रकार से, और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पूरी कक्षा करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में एक भी छूटेगा नहीं दोस्त, और छूटने का तो बात ही नहीं आती है, आएगी कहां से? देख लीजिए। तो शुरू करता हूं पहले कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अधीनस्थ न्यायालय तीसरे चरण पर आता है, लेकिन इसकी चर्चा किस भाग में की गई है? तो इसकी चर्चा भाग नंबर 6 में की गई है। किसमें की गई है? भाग नंबर 6 में की गई है। लेकिन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर कहां से कहां तक मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 233 से लेकर 237 के बीच में अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन मिलता है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन कहां से कहां तक मिलता है? तो 233 से लेकर 237 के बीच में जो वर्णन मिलता है, किसका मिलता है? अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन मिलता है। इसमें देखना क्या है? पहली बात देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान कहां से कहां तक? अनुच्छेद नंबर 233 से 237 तक। लेकिन भाग किसमें है? भाग नंबर 6 में मिलता है। और क्या देखने का कार्य करेंगे? इसमें सबसे अच्छा पॉइंट देखेंगे, जिला न्यायाधीश को देखेंगे। जिला न्यायाधीश क्या है, काम क्या है। लेकिन उससे पहले क्या देखेंगे? अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय के प्रावधान के बारे में या अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, जैसे किसको? जज को क्या करना? न्यायाधीश को नियुक्त करना, उसकी पद उन्नति, पद को बढ़ाना, इसके बारे में, और इसको नियुक्त करने का, इसको नियुक्ति दिलाने का अधिकार किसको होगा? तो किसको होगा उसको देखने का काम करेंगे। लेकिन अब इसको मिटाते हैं, यहां पर लिख देंगे भाग नंबर 6 अनुच्छेद नंबर 233 से 237 तक। ठीक है, आइए देखिए। तो इसका अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन कैसे देख लेते हैं, लिख देते हैं यहीं पर एक शब्द में कि अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन। अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन भाग नंबर 6 में कहां पर मिलता है दोस्त? भाग 6
के भाग 6 के अनुच्छेद 233 से 237 के बीच मिलता है, के बीच मिलता है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान। अगला वाला हम लोग क्या देखेंगे, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान। तो अधीनस्थ न्यायालय के प्रावधान के बारे में क्या देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय की जो बात कही गई है, यह तो हमने बता दिया कि भाग नंबर 6 के अनुच्छेद नंबर 233 से लेकर 237 के बीच मिलता है। ठीक है, इतना तो जान गए। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं कि अधीनस्थ न्यायालय पर अधिकार किसका होता है। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय पर हाई कोर्ट का अधिकार होता है। पहला बात समझिए कि अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय है का, तो अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर हाई कोर्ट है। कौन सा? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के ऊपर कोई है का? कोई है? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन कभी कभी ऊंचाई पर जाता है, लेकिन हाई कोर्ट और जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, दोनों समकक्ष होते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समकक्ष माना जाता है जब कभी भी दो राज्य, दो से अधिक राज्य, एक तरफ देश, एक तरफ 2-4 राज्य हो जाते हैं, तब ऐसे निर्णय को लेकर जाया जाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन कुछ अभिलेखी न्यायालय बन जाते हैं। अभिलेखी न्यायालय जो बन जाता है, जो आपका अभिलेख बनता है, यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो होता है, वह अधीनस्थ न्यायालय के लिए अभिलेख न्यायालय बन जाता है। ठीक है, नजीर बन जाता है। हमेशा के लिए क्या होता है? नजीर बन जाता है। कि जैसे मान लीजिए हमने भी क्या कर दिया, किसी को मार दिया, मार कर मुआ दिया, हमने मार कर उसको क्या कर दिया, मुआ दिया। मुआने के बाद हमको लेकर गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जितना हमको सजा देगी, जितना हमको देगी, यह कमाई यदि कोई दूसरा व्यक्ति कर देगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष या हाई कोर्ट के समक्ष जाएगा, तो जितना हमको सजा मिली है उतना उसी व्यक्ति को मिलेगी। ये होता है का आपका नजीर या अभिलेख। ठीक है, कहेंगे ना मरबे 4 थपड़ा हमके, हम 4 थपड़ा मरनी है तो 5 रुपया का सजा देला, हम 4 थपड़ा मरनी है 5 रुपया का देथवा और 10 रुपया का। लेकिन हाउ जो लड़कवा अलोकवा कैले रहला का, अलोकवा मरले रहला 5 थपड़ा, ओके 2 रुपया का सजा देला था, हम के दा उतना कमाता हम कैले ही, उतना हम अधिकार किए, अरे अपराध किए हैं, तो आपके लिए यह क्या बन जाएगा? अभिलेख या नजीर बन जाएगा। तो इसी तरह देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान। अधीनस्थ न्यायालय के प्रावधान के बारे में क्या देखेंगे, तो पहला बात तो समझिए अधीनस्थ न्यायालय का, इसमें प्रावधान क्या पढ़ना है। एक शब्द आपको मिलेगा जिला न्यायाधीश। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में क्या देखना है, पहला वाला आपको मिलेगा जिला न्यायाधीश। न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, इसी के बारे में सब कुछ देखना है और इसी से संबंधित जो तथ्य रहेगा यही बन जाएगा अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान। तो जिला न्यायाधीश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और जिला न्यायाधीश के बारे में जितनी भी हम लोग चर्चा करेंगे यह अधीनस्थ न्यायालय के प्रावधान के अंतर्गत आता है। तो चलिए देख लेते हैं अधीनस्थ न्यायालय के प्रावधान के बारे में। जिला न्यायाधीश, तो देख लेते हैं कि जिला न्यायाधीश होता कौन है। तो जिला का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है जिला न्यायाधीश। यह होता कौन है, तो जिला का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है कौन? जिला न्यायाधीश जिला का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। और इसे कुछ कहा जाता है का, तो इस बंदा को और कुछ कहा जाता है, तो हाँ, इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के भी नाम से जाना जाता है। जिला एवं सत्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से भी जाना जाता है। इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में क्या चर्चा होती है, तो और इसके बारे में क्या चर्चा होती है, अब कहेंगे कि इसे जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश क्यों कहते हैं,
तो जब यह जिला न्यायाधीश, सुनिए, जब भाई बबुआ जिला न्यायाधीश जब आपको दीवानी मुकदमा देखता है, कैसा मुकदमा, दीवानी मामला देखता है, जब यह दीवानी मामले की अपील सुनता है, दीवानी मामले की अपील को सुनता है, तब इसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। और जब यह फौजदारी मुकदमे की अपील सुनता है, कैसी मुकदमा देखेगा, जब यह फौजदारी मुकदमे की अपील सुनता है तब इसे सत्र न्यायाधीश यानी सेशनल कह सकते हैं, क्या कहते हैं, सेशनल जज कहते हैं। फिर इसके बाद इसको क्या कहते हैं, जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। यह इसके बारे में चर्चा है। लेकिन जो न्यायाधीश के बारे में अभी तक छोटी छोटी चर्चा है, इसको लाने का काम कौन करता है, यह आता किसे है, कैसे आने का कार्य करता है, इसको देखने का काम करते हैं, ठीक है। तो आगे भी देखिए और इसके बारे में क्या चर्चा होती है। तो आगे देखिए, जिला न्यायाधीश यह किसी भी प्रकार की सजा दे सकता है, सुनिए, यह किसी भी प्रकार की सजा दे सकता है, यह किसी भी प्रकार की सजा दे सकता है, किसी भी प्रकार की सजा और जुर्माना, किसी भी प्रकार की सजा और जुर्माना दे सकता है, सजा और जुर्माना दे सकता है। लेकिन एक बात होती है कि क्या यह मृत्यु दंड दे सकता है क्या, तो आप लोग नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि यह मृत्यु दंड दे सकता है। सुनिए, यह मृत्यु दंड दे सकता है, मृत्यु दंड दे सकता है, परंतु दे सकता है, परंतु उसे यानी मृत्यु दंड को हाई कोर्ट से, कहां से, हाई कोर्ट से मान्य कराना होगा, हाई कोर्ट से क्या कराना होगा, मान्य कराना होगा, हाई कोर्ट से क्या कराना होगा, मान्य कराना होगा। कहेंगे कि बबुआ काहे हाईया कोर्ट गए हैं रे भैया, काहे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट काहे नहीं गए हैं। अरे भैया सोच, एकरे ऊपरा है अधीनस्थ न्यायालय के ऊपरा क्यों का अधिकार हाई कोर्ट, किसका अधिकार है दोस्त, हाई कोर्ट का अधिकार है, किसका अधिकार है, हाई कोर्ट। इस कारण मृत्यु दंड की सजा न्यायाधीश देगा भी, तू सोच समझ कर देगा कि हाई कोर्ट से हमको मृत्यु को क्या कराना होगा, मान्य कराना होगा, अप्रूव कराना होगा, ठीक है। यह तो रही इसके बारे में। और ही जानकारी बताते हैं न्यायाधीश के बारे में, किसके न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, एक को छोड़ेंगे नहीं। आगे चलिए, जिला न्यायाधीश के बारे में आगे देखते हैं। हो गया, मिटाएं, आगे देखिए, जिला न्यायाधीश के बारे में और सभी तथ्य देखिए। आइए देखने का कार्य करते हैं। अगला वाला तथ्य क्या देखेंगे कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और पद में उन्नति। सुनिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, सुनिए कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और पदोन्नति। अच्छा चलिए देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। और ये राज्यपाल अकेला कर देता है का, राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, किससे, हाई कोर्ट के परामर्श से करता है, हाई कोर्ट के किससे, परामर्श से करता है। आई जो परामर्श या तो सलाह है ना, ये परामर्श और ये सलाह बाध्यकारी होती है। क्या होती है, बाध्यकारी होती है। कॉलेजियम प्रणाली में हमने पढ़ा दिया है कि एसपी गुप्तावाद आया था, उसमें नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्र में, अरे लास्ट में एक बार राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके क्या किया था, पूछ लिया था, उसको क्या किया था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया था। तब उसमें बताया गया कि किसी भी न्यायाधीश के नियुक्ति में, वह किसी भी प्रकार का न्यायाधीश होगा, उसके नियुक्ति में हाई कोर्ट हो जाए या सुप्रीम कोर्ट हो जाए, उसके न्यायाधीशों की परामर्श क्या हो जाएगी, बाध्यकारी हो जाएगी। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, तो राज्यपाल करता है,
किसी भी राज्य का नहीं। जिस राज्य में आपको न्यायाधीश को या जिला न्यायाधीश को बिठाना है उसी राज्य का राज्यपाल करता है, और अकेले करता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से नहीं। किसके परामर्श से? हाई कोर्ट के परामर्श या सलाह से करता है, और वह सलाह भी कैसी होती है? बाध्यकारी होती है। चलिए अगला वाला देखने का कार्य करते हैं दोस्त। अगला वाला क्या हो जाएगा? तो हो गया। अब पद उन्नति देख लेते हैं इनकी पद उन्नति कैसे होती है। इतनी नियुक्ति हो गई, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं का पदोन्नति, पद में उन्नति। तो पद उन्नति के बारे में देख लेते हैं। पद उन्नति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। कौन करता है दोस्त? राज्यपाल ही करता है, और हाई कोर्ट के परामर्श से या सलाह से करता है। हाई कोर्ट के परामर्श या सलाह से ही क्या होती है? इसकी पद उन्नति होती है। अब देखिए लास्ट में लिख लीजिएगा नोट पॉइंट की जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश पर अनुशासनात्मक या शासनात्मक कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट करता है। यानी सीधा सीधा कह ले कि जिला न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश, सीधा सीधा बोलिए कि अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर किसका अधिकार होता है? तो अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर आपके हाई कोर्ट का अधिकार होता है। हाई कोर्ट उसको क्या कर सकती है? उसे मना कर सकती है, कुछ भी कार्य को करने से रोक सकती है। सुन लीजिए, इसका मतलब यह कि कोई भी न्याय आपको मिला अधीनस्थ न्यायालय से, आपको अच्छा नहीं लगा, आपके इच्छा के विरुद्ध हो गया या गलत हो गया, तो उसको रोकने के लिए आप कहां पर जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, फिर से सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय तो दे ही दिया है अपना निर्णय। फिर जाएंगे, वह निर्णय सुनाएगा। पुनर्अवलोकन करने की शक्ति है इसके पास, तो आगे बताएंगे पुनर्अवलोकन कैसे किया जाता है, उसको भी देखेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद नंबर 13 के अनुसार हमने बता भी दिया है। अब अगला वाला देखने का कार्य करते हैं क्या? न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद नंबर 13 के अनुसार रहेगा। आगे चलिए देखिए, हो गया दोस्त। अगला वाला देखते हैं। आइए देखते हैं कि अब न्यायाधीश की योग्यता को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट हमसे छूटा है, उसको देखिए कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद नंबर 2 के बाद 3 और 3, अनुच्छेद नंबर 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति तो हमने बता दिया। अब जिला न्यायाधीश की योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट के परामर्श या सलाह से करता है। उसकी उन्नति भी राज्यपाल हाई कोर्ट की परामर्श या सलाह से होती है। हो गया। चलिए, तो अब राज्यपाल की योग्यता देखते हैं। ठीक है, अगला वाला पॉइंट राज्यपाल की योग्यता। फिर इसके बाद देखेंगे कि राज्यपाल के जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं वह किस किस तरह के न्यायाधीश, यानी उनका नाम क्या क्या होता है, कितने प्रकार के न्यायाधीशों को हमको पढ़ना है, उसको देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका जो अगला वाला टॉपिक होगा न्यायाधीश की योग्यता। क्या? तो अगला वाला देखते हैं न्यायाधीशों की योग्यता। किसके? तो जिला न्यायाधीश की योग्यता देख लेते हैं। जिला न्यायाधीश की योग्यता, वैसे तो न्यायाधीश की योग्यता हम बहुत बार पढ़ा दिए हैं। ठीक है, देख लीजिए। जिला अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता देखते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश, बहुवचन न्यायाधीशों की योग्यता, योग्यताएं कर लीजिए, बहुवचन। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं, इसके बारे में चर्चा
विस्तृत करेंगे दोस्त, एक भी छोड़ने वाले नहीं है। बस आगे देखिए, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के अंतर्गत क्या आता है। तो आपको पहला वाला तो सबसे बात ही समझना होगा, हर एक बार बताएं कि वह व्यक्ति जो न्यायाधीश बनने जा रहा हो क्या हो, वह भारत का नागरिक हो। पहला बात, वह भारत का नागरिक हो, वह क्या हो, भारत का नागरिक। दूसरा बात कि जो आपका नागरिक, गलत है का, वह भारत का नागरिक हो, गलत होगा चाहे सही हो, देख लीजिएगा, बड़ी चाहे छोटी जो भी हो। आगे देखिए, हमसे गलती हो जाती है। दूसरा वाला, भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में लगातार 7 वर्ष तक, लगातार 7 वर्षों तक अधिवक्ता के पद पर रहा हो, 7 वर्षों तक अधिवक्ता के पद पर रहा हो। पूरा लिख लीजिएगा, अधिवक्ता के पद पर, हम बोल दिए ना, अधिवक्ता के पद पर रहा हो। अगला वाला देखिए, तो अगला क्या मिलेगा कि अगला वाली इसकी योग्यता में आएगी कि हाई कोर्ट, तीसरा वाला, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, उसकी नियुक्ति, हाई कोर्ट उसकी नियुक्ति का सलाह दे, हाई कोर्ट उसकी नियुक्ति का सलाह दे। तीसरा वाला, वह राज्य सेवा, वह राज्य या केंद्र सरकार, वह राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। कौन व्यक्ति? जो अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश बनने जा रहा है, उसके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगला वाला, हो गया। तो अगला वाला देखिए, इतनी तो इसकी योग्यता हो गई। हमने पीछे भी नियुक्ति बताया है, लेकिन अब फिर से नियुक्ति बताने जा रहे हैं। ठीक है, न्यायाधीशों या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सुनिएगा और लिखिएगा भी। पीछे जो बताए हैं वह जिला न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उसके लिए भी बताए हैं। फिर से नियुक्ति का प्रावधान बताने जा रहे हैं। पदोन्नति नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पीछे पदोन्नति बता दिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब अगला वाला क्या देखने वाले हैं कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अगला वाला देखिए, अधीनस्थ न्यायालय के, हो गया, यह उसकी योग्यता थी। अगला वाला देखते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों जिला न्यायाधीश, अरे अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। समझिए, जिला न्यायाधीशों, पीछे हमने जिला न्यायाधीश के बारे में भी बता दिया है। फिर से सुनिएगा कि जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है, पहला बात समझिए, कहाँ मिलता है? अनुच्छेद नंबर
233 में मिलता है। कहां पर मिलता है? अनुच्छेद नंबर 233। जिला न्यायाधीशों या अधीनस्थ न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहां मिलता है? अनुच्छेद नंबर 235। नियुक्ति की क्रिया क्या होती है? नियुक्ति का क्रियाकलाप कैसे नियुक्त करते हैं? तो उसको नियुक्ति का प्रावधान राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, क्या प्रावधान? नियुक्ति का प्रावधान संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है और राज्यपाल हाई कोर्ट के परामर्श से करता है। किसी भी प्रकार का राज्यपाल हो, अब अपने मन से नहीं करेगा। पहला बात, कोई भी राज्यपाल हो अपने मन से नहीं करेगा, हाई कोर्ट के परामर्श से ही करेगा। हो गया। अगला वाला देखिए, जो प्रावधान है 233 में कहा गया कि राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट के परामर्श से करेगा, इतना तो कह दिया गया। लेकिन क्या और किसी भी प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो उसको देखने का कार्य करिएगा कि और किस किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो पहला बात, जो इसकी नियुक्ति का प्रावधान है, इसमें वरिष्ठता का पालन किया जाएगा। राज्यपाल तो करेगा, लेकिन किसका पालन करेगा? वरिष्ठता का पालन करेगा। किसका पालन? वरिष्ठता का पालन करेगा। किसका पालन करेगा? वरिष्ठता का पालन। कि नीचे का बंदा जो कम का हो, एज का हो, यानी कम उम्र का हो, उसको आप न्यायाधीश बना देंगे और उससे ज्यादा अनुभव प्राप्त, ज्यादा साल तक, ज्यादा वर्ष, ज्यादा एज का हो, उसको वरिष्ठता के आधार पर क्या किया जाएगा? बनाएगा। इना के नीचे और छोटे वाले व्यक्ति को बना देंगे। ऐसा करेंगे तो थोड़ा कुछ आ जाएंगे। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र है मानते हैं, एकात्मक है मानते हैं, लेकिन उसमें भी सिक्सर के 6 गोली चलता है। ठीक है, ध्यान से। इसमें किसका पालन किया जाएगा? वरिष्ठता का पालन किया जाएगा। कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी परामर्श या सलाह से? हाई कोर्ट के परामर्श या सलाह से करता है। अब और किसी के आधार पर किया जाता है क्या? तो उसको देखते हैं। तो और किसी से किया जाता है तो उच्च न्यायालय द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाती है। तीसरा वाला किसके आधार पर किया जाता है? इनकी नियुक्ति किसके आधार पर? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित, उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित न्यायिक परीक्षा, आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा के आधार पर ठीक है। पिछले कुछ समय पहले हमने बताया कि इनकी क्या है? योग्यता। वो योग्यता आपके पास नहीं रहेगी ना, तब वो आप न्यायाधीश बन सकते हैं बबुआ। सुनिए कैसे बनेंगे। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित का किया जाता है। एक न्यायिक सेवा परीक्षा होती है, ओके तो के का करे के परी भैया? पास। ओके तू पास कर लेबा 200 तो तू डायरेक्ट अधीनस्थ न्यायालय के कहीं भी तो के न्यायाधीश बना देवल जाई। ये तो पहला बात है। लेकिन औरी कहल जाला, कैसे कहल जाला? तो ओके देखल जा और कैसे करते हैं, तो आगे देखते हैं। ये तो क्या हुआ? न्यायाधीश की योग्यता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला वाला देखिए, अगला वाला क्या है? क्रिया प्रक्रिया। राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित प्रांतीय न्यायिक सेवा परीक्षा के आधार पर। देखिए
न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ के न्यायाधीश, एक शब्द में बोले तो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। दूसरका वाला बता रहे हैं, ये तो पहला है ना, आप इस पर भी चाहे तो पास करके अपना क्या बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं। दूसरका कैसे बन सकते हैं, एगो उपाय ऐसे, एगो उपाय ऐसे। अगर एकर ना जरूरत है तो 7 साल कौन हाई कोर्ट में ना कहीं भी कौन न्यायालय में भारत के तू 7 साल वकील रहा, भारत का नागरिक रहा, और जितनी भी कुल पीछे बतैनी है उतना योग्यता रखबा तो राज्यपाल और हाई कोर्ट का परामर्श और कुल में तू वरिष्ठ हवा तब न्यायाधीश बनबा। या तो दूसर का बात बता देनी कि उच्च न्यायालय एगो सेवा परीक्षा, न्यायिक सेवा परीक्षा आयोजित करेले, ओके भैया तू पास करबा तब वो न्यायाधीश बन जीबा। या तो तीसरका वाला हम बतावे जाते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित, आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा, न्यायिक सेवा परीक्षा के आधार पर, एहू के आधार पर, एहू के भैया तू पास करबा तब वो डायरेक्टर तू न्यायाधीश बनना आधार पर। सुनिए, एगो होता है आपका यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसा ही होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ये परीक्षा आयोजित करती है, लेकिन एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग, इसको कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, इसको कहते हैं यूपीएससी, ठीक है। तो एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग, इसी को कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एगो परीक्षा आयोजित करती है, न्यायिक सेवा परीक्षा। इसको यदि आप पास कर लेंगे तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर भेजा जाएगा न्यायाधीश के पद पर। किसके पद पर? न्यायाधीश के पद पर भेजा जाएगा। लेकिन इतनी बतिया तो के करे के परी भैया, इतना यदि आप रखते हैं तो अब हम लोग का बन जाएंगे, हम लोग नहीं, हम काहे बने, हम योग्यता नहीं रखे, जो रखा है उसको बता रहे हैं। ये व्यक्ति जो रखा रहेगा वो का बन जाएगा, न्यायाधीश बन जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय के कहीं पर भी उसको ठेल ठाल के न्यायाधीश बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि यह कक्षा आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले दिन। अब न्यायाधीश को ही केवल पढ़ना है हमको, ठीक है। अब न्यायाधीश के बारे में देखेंगे, कितने प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश का कार्यकाल कैसा होता है। हाँ, न्यायाधीश का कार्यकाल सीमित नहीं होता है, इसको भी हमने बता दिया है, जब चाहे उसको हटा भी जा सकता है। हाँ, मुख्य रूप से देखे तो 66 वर्ष तक होता है, ठीक है। अब अगला वाला हम लोग क्या देखेंगे, न्यायाधीश कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, न्यायाधीश का हाँ चरण कैसे, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 5, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ऐसे देखेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, जाने की हमको दीजिए आज्ञा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगली कक्षा में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।